नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर एग्जाम नोट्स। जी हाँ, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए नोट्स लेकर आए हैं जो कि हिंदी के पेपर नंबर 2 से संबंधित होंगे, जिसके अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। यदि आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 को हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से पहले बता दूं, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और उसे ज्वाइन करने के बाद वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं पहुँच पाते हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम ऐप खोलकर वहां सर्च कर सकते हैं स्टडी बाई श्याम सुंदर सर, और आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृष्ण भक्ति के उद्गम और विकास का परिचय दीजिए। आइए जान लेते हैं कृष्ण भक्ति के उद्गम और विकास के बारे में। कृष्ण भक्ति के प्रमुख उन्नायक श्री वल्लभाचार्य हैं। अनेक भक्त कवि उनके पुष्टि मार्ग के पथिक बने। इनमें अष्टछाप के कवि सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप की स्थापना श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ ने की। अष्टछाप के इन कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुज दास सम्मिलित थे। एंड इन कवियों ने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति संबंधी उत्कृष्ट काव्य की रचना की। वल्लभ संप्रदाय के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति को अन्य वैष्णव संप्रदायों में भी जन्म मिला। गौड़िया संप्रदाय का प्रवर्तन महाप्रभु चैतन्य द्वारा हुआ। गदाधर भट्ट ने इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवि हैं। एंड निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट का विशेष स्थान है। निम्बार्क मत के अंतर्गत ही स्वामी हरिदास ने श्री हरिदास ने भट्टी संप्रदाय की स्थापना की। इस संबंध में आगे चलकर सखी संप्रदाय बना। इस प्रकार कृष्ण भक्ति संबंधी अनेक मत और संप्रदायों को जन्म मिला। अनेकानेक भावुक एवं रसिक कवियों ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की। मीराबाई, सूरदास, नरोत्तम दास, वृंदावन दास आदि कवियों ने महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। मुसलमान कृष्ण भक्त कवियों में रहीम, रसखान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीतिकाल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। आइए जान लेते हैं रीतिकाल की पृष्ठभूमि किस तरह की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल अथवा संवत 1650 से लेकर संवत 1900 ईस्वी तक की काल अवधि रीतिकाल के नाम से जानी जाती है। काव्य शास्त्रीय अर्थ में रीति से तात्पर्य काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों, रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, दोष, नायिका भेद कथन के विवेचन से होता है। जिस ग्रंथ के अंतर्गत काव्य के इन अंगों उपांगों का निरूपण किया जाता है उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। हिंदी साहित्य के उक्त काल में अनेकानेक कवियों ने इसी प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया। रीतिकाल की पृष्ठभूमि, आइए जान लेते हैं रीतिकाल की पृष्ठभूमि में। रीतिकाल की पृष्ठभूमि का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, काव्य शास्त्र की परंपरा के द्वारा भरत का नाट्य शास्त्र काव्यांग निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। साथ ही अग्नि पुराण की गणना इसी क्रम में होती है। संस्कृत साहित्य में काव्य की आत्मा को लेकर विभिन्न संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, यह परंपरा भी रीतिकाल की पृष्ठभूमि निर्माण में सहायक रही। नंबर 2 पर है श्रृंगार साहित्य की परंपरा। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत श्रृंगार रस परक काव्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होती है, जिनमें से उल्लेखनीय है गाथा, सतसई, अमरुक शतक, आर्या सप्तशती, श्रृंगार मुक्तक, श्रृंगार शतक आदि। तो नंबर 3 है राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णन की परंपरा। 12वीं शताब्दी में जयदेव ने राधा कृष्ण का श्रृंगार वर्णन नायक नायिका के रूप में किया। हिंदी में विद्यापति ने इसी परंपरा को अपनाया। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम लक्षणा भक्ति ने एक प्रकार से नायिका भेद कथन को आशीर्वाद प्रदान किया। दूसरी ओर सूफी कवियों के इसके मजाजी के प्रभाव के फलस्वरूप वैष्णवों को प्रेम लक्षणा भक्ति में कामुकता का समावेश हो गया।
नंबर 4 पर था इसमें दरबारी परंपरा। दरबारी परंपरा बिलासी बादशाहों के दरबारों में आश्रय पाने के कारण फारसी की कविता के साकी, शराब, जाम प्याला आदि घर कर गए थे। हिंदी के दरबारियों कवियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार पूर्व परंपराएं रीतिकालीन साहित्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? आइए करते हैं इनको विभाजित। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। हिंदी के रीतिकालीन कवियों को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 रीति कवि तथा नंबर 2 पर है रीति मुक्त या स्वच्छंद कवि कह देते हैं। नंबर 1 रीति कवि के बारे में जानते हैं। रीति कवियों के 2 वर्ग किए जाते हैं। रीति कवियों के भी 2 वर्ग होते हैं। नंबर 1 रीति ग्रंथकार कवि या रीति सिद्ध कवि, इसे किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, जिसके अंतर्गत है वे कवि जिन्होंने शास्त्रीय शैली पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए। केशवदास, मतीराम, देव, पद्माकर और ग्वाल इस श्रेणी के प्रमुख कवि रहे हैं। नंबर 2 है रीतिबद्ध कवि या लक्षणबद्ध कवि, जिन्होंने लक्षणबद्ध में शास्त्रीय पद्धति पर काव्यांगों का निरूपण तो नहीं किया, परंतु इनके प्रत्येक छंद में किसी न किसी काव्यांग का निरूपण हुआ है। इनका ध्यान ग्रंथों पर अवश्य रहता था। सेनापति और बिहारी इसी कोटि के कवि हैं। नंबर 2 दूसरा है इसमें स्वच्छंद अथवा रीति मुक्त कवि। इनके बारे में जानते हैं। वे कवि जिन्होंने साधारण काव्य के रूप में रचना की और श्रृंगार विषयक विविध विषयों की चर्चा का समावेश उनकी रचनाओं में यथास्थान स्वयं में हो गया। बोधा, ठाकुर, आलम तथा घनानंद इसी वर्ग के कवि रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीति मुक्त कवियों में घनानंद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आइए जानते हैं रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत जो घनानंद हुए थे उनका महत्व क्या रहा है। घनानंद की अनुभूति वियोगाग्नि में सर्वाधिक प्रकट हुई है। इस कारण इनकी कविता में सर्वाधिक आवेग है। इनकी वेदना आकाश से पाताल तक व्याप्त दिखाई देती है। इनकी अंतर की हुक की वस्तुतः उनकी कविता बन गई है। घनानंद का प्रेम सर्वथा निश्चल एवं सरल है। घनानंद ने सुजान को जिस ढंग से संबोधित किया है उसमें उनकी व्यक्तिगत अनुभूति मुखर हो बैठी है। व्यक्तिकता के संस्पर्श ने घनानंद की कविता को बहुत ही मार्मिक बना दिया है। आनंद निधान प्राण प्रीतम जी की सुधि सब भातिन और बेसुध करते हैं। प्रेम के प्रति सैद्धांतिक विषमता की दृष्टि से घनानंद बेजोड़ हैं। वह प्रेम की अग्नि में आजन्म जलने को प्रस्तुत करते हैं। उनकी अविचल आस्था सर्वथा स्पृहणीय भाषा के क्षेत्र में घनानंद बेजोड़ हैं। समस्त समालोचक एक स्वर से उनकी भाषा प्रवणता को स्वीकार करते हैं। ब्रजनाथ ने अपनी प्रशस्ति में उन्हें भाषा प्रवीण कहा है। आइए जान लेते हैं इसमें भी। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी की भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घंजी के कवित्त बखाने। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल भी याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, घनानंद की भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आइए जानते हैं घनानंद की भाषाओं के बारे में, भाषा की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। घनानंद जी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना। तो चलो इसका घनानंद की भाषा की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। घनानंद की ब्रज भाषा की सजगता एवं प्रभावशीलता के कई कारण हैं। जनपदीय या स्थानीय शब्दों का सफल प्रयोग तथा लक्षण का सफल निर्वाह। घनानंद की कविता में विरोधाभास का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इस कारण ऐसे स्थलों पर शब्दों और भाषा दोनों के स्वरूप निखर उठे हैं। मुहावरे तो इनकी भावानुकूल भाषा की गति को मोड़ने में सर्वाधिक समर्थ दिखाई देते हैं। वह भाषा और ब्रज भाषा दोनों में सर्वाधिक प्रवीण दिखाई देते हैं। वाक्य ध्वनि, पद ध्वनि के अतिरिक्त घनानंद ने पदांश ध्वनि से भी कई जगह काम किया है। घनानंद की कविता में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का पूर्ण विकास पाया जाता है। भावों को नवीन मार्गों पर ले जाने में वह पूर्ण सफल हुए हैं। रीति मुक्त कवियों में वह शीर्ष स्थान के अधिकारी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। हिंदी काव्य की एक विशिष्ट काव्यधारा को छायावाद नाम क्यों दिया गया? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। हिंदी में सन 1913 ईस्वी से 1920 ईस्वी के लगभग एक विशिष्ट प्रकार की रचनाएं पर्याप्त संख्या में मिलने लगी।
ये रचनाएं अपने कार्य विषय विषय प्रतिपादन तथा रचना शैली में द्विवेदी युगीन काव्य से भिन्न प्रकार की थीं। इन्हें छायावादी नाम से प्रदान किया गया। नामकरण, छायावाद के नामकरण के संबंध में कई विद्वान ने अपना मत व्यक्त किया है। नंबर 1 पर है आचार्य शुक्ल। इन्होंने क्या मत दिया है? बंगाल की आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था। प्रथम महायुद्ध के आसपास मिलने वाली हिंदी रचनाओं के नाम छायावादी पड़ा है। जबकि इसका सेकंड पॉइंट है श्री शारदा और सरस्वती में क्रमशः 1920 ईस्वी एवं 1921 ईस्वी में श्री मुकुटधर पांडे और श्री सुशील कुमार के लेख हिंदी में छायावाद शीर्षक से प्रकाशित हुए। पांडे जी ने इस शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में अस्पष्टता के लिए किया, किंतु आगे चलकर यही नाम स्वीकृत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आइए जान लेते हैं छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। छायावाद का प्रवर्तक अवंत का जनवरी 1954 ईस्वी के अंक में एक परिसंवाद छायावाद का प्रवर्तक कौन शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उसमें ये मत सामने आए। कौन कौन से मत सामने आए आइए जान लेते हैं। नंबर पहला था सिया राम शरण गुप्त ने आचार्य शुक्ल के इतिहास के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। नंबर 2 राय कृष्णदास के अनुसार पंत और इलाचंद्र जोशी के अनुसार प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। नंबर 3 विनय मोहन शर्मा तथा प्रभाकर माचवेल बालकृष्ण शर्मा नवीन की सन 1911 से 13 ईस्वी के आसपास की रचनाओं में काव्य रचना की प्रवृत्ति को मानते हैं। नंबर 4 है कुछ विद्वान प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आप इसके पार्ट नंबर 3 को भी देखना चाहते हैं, पार्ट नंबर 1 को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे कि आप हम जो भी वीडियो बनाते हैं नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कोई भी ज़्यादा समय नहीं रहा है। अपनी तैयारी जल्दी से 2 से 3 दिन पहले अपनी पूर्ण कर लीजिए, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।